Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a very important revision series of previous year's questions, education subject from 2017 to 2021. So the first question is, which of the following curriculums is more susceptible to political influence? Just wait. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करिकुलम है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, पॉलिटिकल को? हायर एजुकेशन करिकुलम, स्कूल एजुकेशन करिकुलम, टीचर एजुकेशन करिकुलम या फिर हमारा वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम? देखिए, जो हमारे सारे करिकुला हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर से, एजुकेशन जो है खुद से इन्फ्लुएंस होता है हर तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर से, ओवर्टली भी और कोवर्टली भी। एजुकेशन को हम एजुकेशन जो यूज करती है बाय द गवर्नमेंट एंड स्टैब्लिश टू पुश फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स, कुछ चीजों के लिए, मतलब गवर्नमेंट जो होती है एजुकेशन को यूज भी करती है और स्टैब्लिश भी करती है कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स और कुछ स्किल्स सीखने के लिए, इसलिए कुछ चीजें हमारे करिकुलम के अंदर ऐड की गई हैं। करिकुलम जो होता है वो एक व्हीकल की तरह होता है जहाँ चिल्ड्रन जो होते हैं एजुकेट करते हैं, सोशलाइज करते हैं। जो हमारे स्कूल्स होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ बच्चों को स्किल सिखाई जाती है। हमारा जो करिकुलम है वो बच्चों को नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया आता है ताकि बच्चे अच्छे से एजुकेटेड हो और सोशलाइज हो सकें। दैट मीन्स वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना भी सीखे, उनकी कन्वर्सेशन भी अच्छी हो, उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो। तो जो करिकुलम डिसाइड किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उस तरह से किया जाता है। So therefore, education may be viewed as a brainwashing. तो हम कह सकते हैं कि education को अगर देखा जाए तो एक तरह से ब्रेन वॉश की तरह देखा जा सकता है, for both positive and the negative reasons. एजुकेशन दी जाती है बच्चे को, बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता है। दैट मीन्स कि आपको सोसाइटी में किस तरह से रहना है, कौन से नॉलेज, कौन से स्किल्स आपकी लाइफ को जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इसके ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन से भी, लेकिन प्राइमरली इसका जो मेन मोटिव है वो यही होता है कि पीपल को सोशलाइज करना ताकि वो अपनी सोसाइटी में फिट हो सके। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एम्बेडेड होते हैं हमारी करिकुलम में। तो जो क्वेश्चन है आपका वो यही है कि इसमें से कौन सा करिकुलम है जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में? हमारा स्कूल एजुकेशन करिकुलम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है, 2018 से ये क्वेश्चन, 2017 में भी था ये क्वेश्चन हर साल आपका आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है फॉर्म्स दिए हुए कॉजेशन के और यहाँ पे मेडिकल फिजिकल एंटाइटीज है, आपको बताने कि पुरुष का क्या कॉज है, प्रकृति का क्या है, तन मंत्रास का क्या है। तो एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ये जानते हैं जो हम पुरुष और प्रकृति पढ़ते हैं, हम संख्या फिलोसफी में पढ़ते हैं अपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सॉरी, जो हमारा फिलोसफी वाला यूनिट है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं संख्या फिलोसफी। ठीक है, अब जो हमारी संख्या फिलोसफी है उसको हम डुअलिस्टिक रियलिज्म बोलते हैं क्योंकि इसमें दो रियलिटीज की बात की गई है। कौन सी है वो दो रियलिटीज? एक होता है हमारा पुरुषा, दूसरा होता है हमारा प्रकृति, जो बात करता है हमारा संख्या फिलॉसफी। ठीक है, अब जो हमारा पुरुषा होता है सेल्फ, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, हेंस ट्रीटेड एज प्लूरलिस्टिक। दैट मींस पुरुषा जो है आपकी, उसे हम सेल्फ बोलते हैं, और जो प्रकृति है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, और जो पुरुषा का क्या कॉज है? ना तो उसका कोई कॉज है ना ही इसका कोई इफेक्ट है पुरुषों का, पुरुषा का। ठीक है, तो जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति का क्या होता है? प्रकृति का सिर्फ कॉज होता है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है कि नेचर, सोर्स। प्रकृति को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मटेरियल का। संख्या फिलॉसफी जो होती है तीन गुण बताती है प्रकृति के। पुरुषा का क्या होता है? पुरुषा क्या होता है? सेल्फ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। तो जो हमारी संख्या स्कूल है एक्सप्रेस करता है सेल्फ, तो पुरुषा को कहते हैं, और नॉन सेल्फ मींस मटेरियलिस्टिक चीज प्रकृति को कहते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे कभी सब्जेक्ट जो है आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसी तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए पुरुष और प्रकृति के हैं दोनों डिफरेंट है। पुरुषा मीन्स सेल्फ और प्रकृति मीन्स मटीरियलिस्टिक चीजों की बात जब की जा रही है, नेचर की बात जब की जा रही है। ठीक है, और इसलिए हमारे प्रकृति के गुण, गुण मीन्स क्वालिटीज की बात की जा रही है। प्रकृति के तीन गुण होते हैं जिसको हम बोलते हैं सत्व, राजस एंड तामस। अब जो सत्व और तामस है आपका, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। सत्व होता है जिसको हम लाइट से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स के नेचर, प्रकृति विच इज ऑफ द नेचर ऑफ प्लेजर, लाइट एंड ब्राइट, ऑफ इल्यूमिनेटिंग, मतलब चमकती हुई चीज, लाइट, प्लेजर ऑफ लाइट, सत्व बोला जाता है। जो आपका टेंडेंसी होती है किसी भी कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन को लेके, जैसे कि आपका माइंड है, आपका इंटेलेक्ट है, ल्यूमिनोसिटी ऑफ लाइट है, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, ये सब जो होते हैं हमारे सत्व के एग्जांपल होते हैं। ब्लेजिंग अप अ फायर, सत्व बिलीव टू बी व्हाइट, सत्व किस चीज पे बिलीव करते हैं? व्हाइट पे। तामस किस पे बिलीव करते हैं? ब्लैक पे। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं सत्व के।
ये हैवी होता है, लेजी होता है, ड्राउजीनेस होता है, जबकि जो हमारा सत्व होता है वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत इल्यूमिनेटिंग होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तन मंत्रास फॉर्म ऑफ पोजिशन बोथ कॉज एंड इफेक्ट। जो हमारे तन मंत्रास होते हैं ना, उनका कॉज और इफेक्ट दोनों होता है। जो हमारे पुरुषा होता है, पुरुषा का क्या होता है, पुरुषा हमारा सेल्फ होता है, ठीक है। प्रकृति का क्या होता है हमारा, प्रकृति हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें होती है। जो हमारी तन मंत्रास होते हैं उनका क्या होता है हमारा, कॉज एंड इफेक्ट दोनों होते हैं। अच्छा, बात आती है राजस की। राजस क्या है हमारा, राजस क्या कलर क्या है इसका, हमारा रेड होता है, एक्टिव होता है, मोबाइल होता है, दैट मीन्स स्टिमुलेट करता है चीजों को। इसे कहते हैं इट इज ऑल्सो द नेचर ऑफ पेन, उसको हम क्या बोलते हैं, राजस। जैसे आग का फैलना, हवा का चलना, माइंड बिकम रेस्टलेस, तो हमारा राजस होता है। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कॉज किसका होता है, हमारा प्रकृति का होता है कॉज। कॉज नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, पुरुषा सेल्फ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बोथ कॉज एंड इफेक्ट, हमने अभी पढ़ा है, तन्मंत्रास का होता है हमारा। इफेक्ट किसका होता है हमारा, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डायनामिक्स, आपको पर्सनालिटी डायनामिक्स के अकॉर्डिंग बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो किस एक्सप्लेन कैसे करती है नेचर और कैरेक्टर ऑफ वंस पर्सनालिटी। किसी की भी पर्सनालिटी को, नेचर को, कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रेंडमली। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंसान का जो अपना बिहेवियर होता है वो कोई एकदम थोड़ी ना चेंज होता है, ना वो रेंडमली एकदम चेंज हो सकता है, ना वो एकदम अकर हो सकता है, नहीं हो सकता। बिहेवियर जो होता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है, आपके नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमारा नेचर से बिलोंग करता है पॉइंट, तो इसलिए हमारा पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो रिप्रेजेंट करती है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड्स, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स को वो इंटीग्रेट करती है। तो ये हमारा नेचर कैरेक्टर का नहीं आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा हमारा। पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू। पर्सनैलिटी एक परमिट करती है, मतलब पर्सनैलिटी देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान क्या कर सकता है। ये इतना आसान नहीं होता। लोगों का कई बार क्या होता है, लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट होती है, लोगों का नेचर बहुत डिफरेंट होता है। तो आप पर्सनैलिटी देख के किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पता चला कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का है तो ये कभी चोर हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पॉइंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा, मेंस बिहेवियर इज कंडीशनड बाय हिज इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन। हाँ, ये बात सही है कि इंसान का जो, वही मैंने बताया, जो इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरह की उसकी हिस्ट्री गुजर चुकी है, उस बेसिस पे आप उसके बिहेवियर को कंडीशन कर सकते हो। अगर कहीं कोई जरूरत है, एस्पिरेशन क्या रही है उसकी, उसके बेसिस पे उसको कंडीशनिंग दी जा सकती है। इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्रिएटिव सेल्फ ऑफ अ पर्सन गिव्स मीनिंग टू लाइफ। जो हमारा क्रिएटिव सेल्फ है वो पर्सन का, वो उसे मीनिंग ऑफ लाइफ सिखा सकता है, दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने अंदर कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं, आप खुद को क्रिएटिव बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारा डी, ए, डी एंड डी जो है हमारे तीनों सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियल। देखो इसमें मैंने सब तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं, 2018, 2017, जुलाई 2019, सबके क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हुए हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। जो प्राइमरी बिलीफ है हमारे एग्जिस्टेंशियलिज्म का, वो क्या है। एग्जिस्टेंशियलिज्म किस चीज पे बिलीव करता है, सेल्फ पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे, इंडिविजुअल चॉइस पे। ये फिलॉसफी है जो एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस पे, उसकी फ्रीडम पे, उसकी चॉइस पे। इट इज द व्यू दैट द ह्यूमंस डिफाइन देयर ओन मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू मेक रेशनल डिसीजन। मतलब इंसान अपनी जिंदगी को खुद बनाता है, अपनी अपनी जिंदगी को खुद एक सही डायरेक्शन पे लेके जाता है, अपनी जिंदगी में सही डिसीजंस लेके। रैशनल डिसीजंस का मतलब होता है लॉजिकल डिसीजंस लेके, मतलब अपनी जिंदगी को आप अच्छा खुद बना सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। According to existentialism, existentialism believes that the individuals are entirely free and must take personal responsibility for themselves. इनकी सारी बात यही है कि इंसान जो होता है वो फ्री होता है, इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना फ्रीडम होता है कि वो किस तरह से रहना चाहता है। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को खुद उठानी चाहिए। इन्होंने सेल्फ की बात की एग्जिस्टेंशियलिज्म ने। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अस्तित्व तत्व से पहले आता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस सेल्फ की बात करते हैं। Which of the following schemes have been subsumed in समग्र शिक्षा की बात किसने कही थी। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किसने कही थी, रूसा ने कही थी, एसएसए ने कही थी। समग्र शिक्षा अभियान की बात किसने कही थी। एंड ओवरआर्चिंग, मतलब ये जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर था उसके अंदर एक्सटेंड किया गया था आपका प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक को पीरियड, मतलब प्रिपरेशन को, कि आपको अच्छी स्कूल एजुकेशन दी जाए, आप अपॉर्चुनिटीज दी जाए सब बच्चों को, फिर उनके अच्छे आउटकम्स आने चाहिए।
तो ये बात किसने कही थी? इसमें थ्री स्कीम्स थी। फर्स्ट था आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा जिसे हम बोलते हैं, एंड द टीचर एजुकेशन। ये तीन इसमें इन्वॉल्व थे, एसएसए, रमसा एंड टीचर एजुकेशन हमारे समग्र शिक्षा अभियान में। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2019। यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल इन। जो हमारे यूज एजुकेशन टेक्नोलॉजी में का किसके अंदर, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में वो किस तरह से हेल्पफुल है ये बताना है हमें। तो देखो हम जानते हैं जो हमारा ईटी होता है ना एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, इससे हमें काफी फायदा होता है क्योंकि आप बहुत इजीली लर्निंग रिसोर्सेज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं या ओपन एजुकेशन ले रहे हैं तो आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, तो इन कंडीशंस में आपको एक तो कॉस्ट इफेक्टिव मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है जहाँ पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा लर्नर इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इंश्योर करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपको रेगुलर ट्रांसपोर्ट बचता है, आपका रोजाना आना जाना नहीं होता, आप एक ही जगह बैठ के अपना पढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आती है। फैसिलिटेट करता है लर्नर्स को टू बेनिफिट फ्रॉम वेरीड लर्निंग रिसोर्सेज, ये बात बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं। डिटरमाइन करता है लर्नर के स्टेटस को, नहीं स्टेटस थोड़ी ना डिटरमाइन करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। मेकिंग लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्नर्स जो होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनका गैप नहीं आता, वो कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज उनके पास होती है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है, जहां लर्नर स्टेटस की बात की गई है वो गलत है, बाकी हमारे इसके सारे पॉइंट्स ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका थर्ड ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन। अल्टीमेट पर्पस क्या था गांधीयन एजुकेशन का? क्रिएशन करने क्लासलेस सोसाइटी, प्रमोशन करना ह्यूमन बींग्स का, डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन एंड अफ्रीकन सोसाइटी, या फिर सल्वेशन फॉर ऑल। डेवलप करना ह्यूमन को, सॉरी, प्रमोट करना ह्यूमन बींग्स को हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन के बेसिस पे हो, चाहे वो स्किल्स के बेसिस पे हो, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे हो। तो इसका जो प्रॉपर था वो यही था कि प्रमोट करना ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा शिफ्ट 1 से आता है, प्रीवियस क्वेश्चंस दिसंबर 2021। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्ट सोशल चेंज? आपको बताने में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को, मतलब आदमी सोशल चेंज कर नहीं पाता इसकी वजह से। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमारे? कल्चरल इनर्शिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, साइंटिफिक इन्वेंशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, डिग्री ऑफ आइसोलेशन। ये देखो, जो हमारा सोशल चेंज होता है, क्यों करते हैं हम लोग सोशल चेंज? सोशल चेंज इज अ वे ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हमारे कल्चर को और सोशल इंस्टीट्यूशंस को टाइम टू टाइम, हैविंग अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। देखो जब आप एक किसी कल्चर में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। अगर कोई चेंज नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे कौन से ऐसे रीजन है, कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट आता है हमारा कल्चरल इनर्शिया, मीन्स जो लोग एक कल्चर के साथ बाउंड है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल्चर इनर्शिया का, कि ये सोशल चेंज नहीं करने देता। जो लोग बिल्कुल अपने बिलीव्स पर, अपने कस्टम से बहुत ब्लाइंडली फेथ करते हैं ना, खुद को कभी चेंज नहीं करना चाहेंगे कि ये ही चीज तो हमारे यहाँ चली आ रही है, हमारे फादर्स ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो कल्चर इनर्शिया जो होता है कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है सोशल चेंज को। फियर ऑफ न्यू थिंग्स, लोग नई चीज को अडेप्ट करने से पहले डरते हैं बहुत। सम पीपल आर ऑलवेज वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ एनी चेंज एंड देयरफॉर सोशल चेंज इज रेजिस्टेड बाय देम। लोग नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो फियर ऑफ न्यू थिंग्स ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। डिग्री ऑफ आइसोलेशन, जिन लोगों को बाहर लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, वो लोग इस चीज से बचते हैं, आइसोलेट होना पसंद है, ज्यादातर लोगों से ज्यादा मिलना नहीं पसंद। सम ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक टू रिमेन अलूफ एंड इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर, फॉर दे थिंक द आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी उन लोगों को लगता है कि अगर हम बाहर बाहर ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व होंगे तो हमारी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो इफेक्ट करेगी, हमारी डैमेज कर जाएगी, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, तो इसलिए वो सारी उम्र क्या रह जाते हैं, बैकवर्ड ही रह जाते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा कल्चरल इनर्शिया है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स है, डिग्री ऑफ आइसोलेशन, ये तीनों फैक्टर्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को। अब बात आती है साइंटिफिक इन्वेंशन और फिजिकल एनवायरनमेंट की। देखो साइंटिफिक इन्वेंशन तो अपने आप में एक बहुत डेवलपमेंट चेंज हो गया, तो ये तो रेजिस्ट नहीं करेगा सोशल चेंज को। फिजिकल एनवायरनमेंट आप लोगों के साथ कैसे मूव कर रहे हैं, ये रेजिस्ट नहीं करेगा आपका सोशल चेंज को। तो हमारा जो रेजिस्ट करेगा सोशल चेंज को वो करेगा कल्चरल इनर्शिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स एंड डिग्री ऑफ आइसोलेशन। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ बैरियर इन एजुकेशन फॉर द सोशल चेंज? इनमें से कौन सा ऐसा है जो बैरियर नहीं है आपके सोशल चेंज में?
कास्ट एंड एथनिसिटी, कास्ट की वजह से अक्सर बैरियर हो जाता है सोशल चेंज में, लैंग्वेज की वजह से अक्सर हो जाता है, जब लोगों को लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, रीजनलिज्म एंड रिलीजन की वजह से भी ऐसा होता है, भी हमने पढ़ा है कस्टम एंड बिलीफ एंड द कल्चर। बट साइंटिफिक एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो कभी बैरियर नहीं बनेगा एजुकेशन में, एजुकेशन में बैरियर नहीं बनेगा। साइंटिफिक एटीट्यूड से आप बहुत अच्छे से सोशल चेंज कर पाएंगे, खुद नई चीजें सीख पाएंगे, ये चीजें आपको प्रमोट करेंगी। तो क्वेश्चन ने पूछा था नॉट, तो नॉट के हिसाब से जो नहीं करेगा वो है हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जुलाई 2019 से है, इफ अ टीचर इज टू बी इवैल्यूएटेड, अगर एक टीचर इवैल्यूएट करिए अपनी टीचिंग को बाय द लर्नर, दैट मींस कि आपने क्लास में क्या इंप्लीमेंट किया, बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है, आपने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बच्चों ने नॉलेज गेन की नहीं की, वो चीजें आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे और कौन से ग्रुप से इवैल्यूएट करेंगे अपने लर्नर्स के। अगर आपको अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को देखना हो कि अच्छा मैंने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये चेक करने के लिए आप कौन से ग्रुप को देखेंगे लर्नर्स के। वो लर्नर्स जो कि ड्रॉप्ड आउट है, उनसे आप कैसे जज कर सकते हैं, इवेलुएट कैसे कर सकते हैं। दोज हु आर गुड अचीवर्स एंड द रेगुलर इन द क्लास, ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे अच्छे नंबर्स लेके आते हैं, अच्छा अचीवमेंट है जिनका, जो क्लास में रेगुलर है, आप उन्हीं से तो इवेलुएट कर सकते हैं अपनी टीचिंग को। दोज हु आर गुड अचीवर्स है बट आर इरेगुलर इन क्लास, अगर इरेगुलर क्लास में बच्चे हैं तो आपके बारे में क्या बता सकते हैं। दोज हु असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर्स, जो खुद टीचर्स की पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं, वो आपको सही इवेल्युएशन आपसे नहीं मिल, आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है हमारा, दोज हु आर गुड अचीवर्स एंड रेगुलर इन द क्लास। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और ये थी मेरी आज की क्लास है। इन द नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।